सोचो दोस्तों, अगर इंडिया में एक दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया जाए, ना फंडामेंटल राइट्स हो, ना सुप्रीम कोर्ट हो, ना इलेक्शन का प्रॉपर सिस्टम हो, क्या होगा? लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना यूनिक क्यों है? क्या चीज़ उसे दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन से एक बनाती है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लेकिन बोरिंग लिस्ट के रट्टामार तरीके से नहीं। हम इसे समझेंगे एक पावरफुल फ्रेमवर्क में स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि फीचर्स क्या हैं, ज़रूरत क्यों है, कब डेवलप हुए, कहाँ अप्लाई होते हैं, किसने बनाए और कैसे काम करते हैं। और बिलीव करो, आज के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ पढ़ोगे नहीं बल्कि समझोगे। वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग विद राहुल, जहां हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल ब्रेकडाउन के तरीके से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सैलिएंट फीचर आखिर होते क्या हैं। सैलिएंट फीचर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसे यूनिक बनाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेजर फीचर्स हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। इसके अंदर पहला फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यह ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट में फॉर्मली लिखा होता है। इसमें लॉ और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन किया होता है। इसका दूसरा पॉइंट है लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें बहुत डिटेल्ड प्रोविजंस और आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए हैं। तीसरा पॉइंट है सेवरेज, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसका मतलब है इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश है जो सोशल इक्वालिटी प्रमोट करता है, सभी रिलीजियस को इक्वल ट्रीट करता है, जहां लोग अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं और जहां हेड स्टेट इलेक्ट करता है, ना कि कोई किंग और क्वीन। इसका चौथा पॉइंट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर। इसका मतलब है इंडिया में पावर सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड की गई है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसका अगला पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन काउंसिल मिनिस्टर के पास भी पावर होती है जो पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट के प्रति काउंटेबल होता है। अगला पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। यह वो बेसिक राइट होते हैं जो हर सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन देता है, या वो राइट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को देता है, जिससे उनकी फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी प्रोटेक्ट होती है और उन्हें कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स किया जा सकता है। इसका अगला पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यह वो गाइडेंस होती है जो गवर्नमेंट को एक वेलफेयर स्टेट बनने के अंदर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन यह लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होती। अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब है कि कोर्ट गवर्नमेंट से फ्री होता है, यानी कि यह बिना किसी प्रेशर के फेयर डिसीजन ले सकता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का किसी भी तरह का दबाव नहीं होता। अगला पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब है कि पूरे देश के लिए एक सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होती है, यानी हर व्यक्ति सिर्फ इंडिया का सिटीजन है, ना किसी अलग स्टेट का। इसका अगला पॉइंट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब है 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का सिटीजन बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार रखता है। यह सभी मिलकर डिफाइन करते हैं कि इंडिया का सिस्टम कैसे काम करता है। सिंपल लाइन में बोले तो सैलिएंट फीचर इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इन फीचर की ज़रूरत आखिर क्यों है। अब सवाल इतने सारे फीचर क्यों? क्योंकि इंडिया एक सिंपल कंट्री नहीं है। इसके अंदर मल्टीपल रिलीजियस, हंड्रेड ऑफ लैंग्वेजेस, डाइवर्स कल्चर एंड हक पॉपुलेशन, इतनी सारी चीज़ों की वजह से अगर सिस्टम सिंपल होता, फेल हो जाता। इसलिए फ्रेमर्स ने एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस सिस्टम डिज़ाइन किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है स्टेट को पावर देने के लिए स्टेट को पावर देने के लिए, और स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जुडिशरी जुडिशरी का मतलब होता है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
दोस्तों अब हम जानेंगे यह फीचर कब डेवलप हुए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर एक दिन के अंदर डेवलप नहीं हुए। यह ग्रेजुअली 1946 से लेकर 1949 के बीच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिस्कशन, डिबेट्स और कमेटी के थ्रू इवॉल्व हुए। यानी 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम शुरू किया और 1947 से लेकर 1949 के बीच यह सारा काम कंप्लीट किया गया। डिफरेंट आइडियाज़ को डिस्कस किया गया, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया गया, अमेंडमेंट प्रपोज किए गए और डिफरेंट फीचर्स पर डिटेल डिबेट और ड्राफ्टिंग हुई। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, फीचर फाइनलाइज हो गए थे यानी कि, और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, फीचर ऑफिशियली अप्लाई कर दिए गए यानी कि तब यह सारे फीचर ऑफिशियली इंडिया के सिस्टम का पार्ट बन चुके थे। और एक सिंपल लाइन के अंदर अगर हम इस चीज़ को समझें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स 1946 से लेकर 1949 के बीच डिज़ाइन हुए और 1950 को यह फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गया। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ यह फीचर कहाँ पे अप्लाई होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर सिर्फ एक बुक तक लिमिट नहीं है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, ये रियल लाइफ के अंदर भी अप्लाई होते हैं। अब कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है पार्लियामेंट में, कोर्ट के अंदर, इलेक्शंस के अंदर, गवर्नमेंट डिसीजंस के अंदर और आपकी डेली लाइफ में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस चीज़ को समझें बिल्कुल सिंपल भाषा में, आप फ्री स्पीच यूज़ करते हो यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हो, वो है फंडामेंटल राइट्स। आप वोट दे सकते हो, वो है डेमोक्रेसी। और कोर्ट में जस्टिस मिलना, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी का पार्ट है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह प्रेजेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म्स के अंदर। दोस्तों अब आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको यह भी जानना होगा कि यह फीचर किसने डिज़ाइन किए। यह फीचर डिज़ाइन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के थ्रू। इसमें की कंट्रीब्यूटर थे, यानी कि इसे डिज़ाइन करने के अंदर किस किस का भागीदार था, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और दूसरा नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का, तीसरा नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, चौथा नाम आता है राजेंद्र प्रसाद का। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, और यह सिर्फ लीडर्स का काम नहीं था, यह एक कलेक्टिव एफर्ट था जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, जिसके अंदर लॉयर्स, इकोनॉमिक्स, फ्रीडम फाइटर्स और सोशल रिफॉर्मर्स इंक्लूड थे। सब ने कंट्रीब्यूशन दिया और इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस तैयार हुआ। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने के अंदर हर फील्ड का एक इंसान जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल बैलेंस तरह से तैयार हुआ। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह फीचर आखिर वर्क कैसे करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि कैसे ये फीचर रियल लाइफ के अंदर काम करते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट आता है फेडरल प्लस यूनिटरी सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है पहले हम ये जान लें। इंडिया फेडरल है, मतलब इसके अंदर स्टेट एंड सेंटर दोनों दो गवर्नमेंट है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोर पावरफुल हो जाती है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसका मतलब है पीएम रियल एग्जीक्यूटिव है, लेकिन प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। गवर्नमेंट पार्लियामेंट के काउंटेबल है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है फंडामेंटल राइट्स। मोस्टली आपको इसके बारे में पता होगा बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट स्टेट। अगर वॉयलेट हो तो कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि एक आदमी के साथ या किसी भी नागरिक के साथ कोई अन्याय हो तो वो कोर्ट जाकर अपना हक और न्याय मांग सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। चौथा पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसके बारे में आपने शायद तक नहीं सुना होगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। गवर्नमेंट को गाइड करते हैं वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए गाइड करते हैं, यानी कि एक स्टेट के अंदर उस स्टेट के नागरिकों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट को गाइड करते हैं। पांचवा पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कोर्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी डिसीजन दे सकती है, यानी जस्टिस इंश्योर होता है वो भी बिल्कुल फ्रीली, बिना किसी भेदभाव के। छठा पॉइंट है सेकुलरिज्म। स्टेट किसी रिलीजियस को फेवर नहीं करता।
इक्वालिटी मेंटेन रहती है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी एक रिलीजियस को प्रमोट नहीं करती, किसी भी एक रिलीजियस को आगे नहीं रखती। गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए सारे रिलीजियस, सारे धर्म एक समान है। सातवां पॉइंट इसके अंदर आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। शायद आपने इसका मतलब नहीं सुना होगा, बट डेली लाइफ के अंदर इसका बहुत कॉमन सा यूज है जो आप करते भी होंगे। इसका मतलब है 18 वर्ष की आयु का कोई भी इंसान बिल्कुल फ्रीली वोट दे सकता है, और यह डेमोक्रेसी का एक पार्ट है और इसे ट्रू डेमोक्रेसी भी कहते हैं, और यह एक नागरिक का हक भी है। आठवां पॉइंट इसके अंदर आता है सिंगल सिटीजनशिप। पूरे इंडिया के लिए एक ही सिटीजनशिप होती है, यानी नेशनल यूनिटी। काफ़ी सारे देशों के अंदर जो सिटीजनशिप होती है वह स्टेट वाइज भी होती है, एक सेंटर की होती है और एक स्टेट की होती है, बट इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि हर आदमी भारतीय नागरिक है, हर औरत एक भारतीय औरत है। यानी कि यह फीचर मिलकर एक बैलेंस, कंट्रोल्ड और स्टेबल सिस्टम बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप सिर्फ आर्टिकल याद रखते हो तो आप सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को लॉजिकल वे में समझते हो तो आप समझते हो, और जब आप समझते हो तो आपको न्यूज़, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अगर आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आप ऐसे ही डीप और लॉजिकल पावरफुल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो चैनल इंजीनियरिंग विद राहुल को सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, यहाँ हम सिस्टम को समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।